हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ अनुराग। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस में दूसरा टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हुए बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए, अपने आप को एग्जिस्ट करवाने के लिए एक कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है न्यूट्रिएंट्स की या एनर्जी की। उनको लगातार सप्लाई चाहिए होती है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड ए कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, जो हम इसके लिए हम एनर्जी को लगातार पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फूड को लेते हैं। तो फूड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग जो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स है ना, ये हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। इनको बॉडी में एज सच जो है एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। तो इनको सबसे पहले तोड़ा जाता है, इनको ब्रेक किया जाता है और इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज देम डायरेक्टली, इसलिए इसको ब्रेक डाउन करती है बॉडी, किसमें, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। देखो, जब ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट जाएगा तो बॉडी इसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी और इसको उस जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देगी जहाँ पर इसकी नीड होगी बॉडी में। तो इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। देखो, मैंने यहाँ पर डिफिनीशन लिखी हुई है डाइजेशन की। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू अ सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म एंड दियर ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। कि उस प्रोसेस को जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ा जाता है सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जिससे बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर ले और उनका ट्रांसपोर्ट किया जाए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो, इसी प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ मैं। वैसे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इसको ऊपर ऊपर से देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। या हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला पार्ट है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। दूसरा अगर पार्ट बोला जाए तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलकर हमारे फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन कहते हैं। ये तो ऊपर ऊपर से कहने की बात होगी, बहुत सिंपल है ऐसे बोलने में, लेकिन जब इसको हम अंदर पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई है यहाँ पे तुम एक्सप्लेन करने के लिए। मैं यहाँ पे एक छोटी हर डिटेल को आपको एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देकर आपको पढ़ना है और नोट्स का रिविज़न करना है। अब एलिमेंट्री कैनाल पर आ जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग होती है और ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर एंड होती है। इसके पार्ट्स देखे जाएँ तो इसका पहला पार्ट है माउथ, दूसरा पार्ट है बगल कैविटी, तीसरा पार्ट है ओसोफेगस, तीसरा पार्ट है स्टमक, चौथा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखें तो कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो हमारे फूड पार्टिकल का डाइजेशन करने में हमको हेल्प करवाती हैं। तो पहली जो है ग्लैंड, उसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। दूसरा लीवर है, कुछ ग्लैंड ये एंजाइम सिक्रीट करता है। तीसरा है पेनक्रियास, ये भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। तो ये तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में पूरा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमने फूड पार्टिकल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से फूड पार्टिकल को इनटेक किया। अच्छा, फूड पार्टिकल को इनटेक करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने कि जब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था इसे इंजेक्शन बोलते हैं। तो हमने इंजेस्ट किया फूड पार्टिकल। ठीक है, अब फूड जो है वो माउथ में जाके उसको तोड़ा गया और छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ दिया गया ताकि आसानी रहे। ठीक है, उसको हम अंदर जाता है, हमारे एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में कुछ यहाँ पे एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं, वहाँ पे भी इसको और फर्दर तोड़ा जाता है। उसके बाद फिर इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये डूडेनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और जब डूडेनम में फूड पहुंच जाता है तो कुछ लीवर अपने एंजाइम्स छोड़ते हैं, पेनक्रियाज कुछ अपने एंजाइम्स छोड़ते हैं। इसी तरीके से ये इसमें मिक्स हो जाता है फूड पार्टिकल में, सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं मिक्स होकर इसको और ईजी कर देते हैं, इसके डाइजेशन और फूड के एब्जॉर्प्शन को।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ड्यूडेनम से होते हुए यहाँ पर पहुँचा, इसको जेजनम बोलते हैं। जेजनम से होते हुए फूड पार्टिकल घूमते घूमते अपना यहाँ पे पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, इस पार्ट को इलियम बोलते हैं। ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड हमारा पहुँच चुका है। अब इस पोर्शन को बोलते हैं कोलोन। ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है। दिस पार्ट इज कोलोन। ओके, अब यहाँ से कोलोन में फूड पार्टिकल होता हुए जो हमारे जो फूड पार्टिकल हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो सारे पार्ट्स यहाँ पर कोलोन से होते हुए टेम्परेली कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर होते हैं। उसके बाद फिर हमें अर्ज होती है कि अब हमें इसको निकाल देना चाहिए, तो हम उसे एनस से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एनस से जब हम उसको बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। जो वेस्टफुल सब्सटेंसेज हैं उनको बाहर निकालने को इजेशन बोलते हैं, और मैंने क्या बताया था, फूड के इनटेक को इंजेशन बोलते हैं। वैसे इस डायग्राम की बार बार मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वजह से मैंने इसको अलग पेज पे बना रखा था, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको रख कर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम लोग कहाँ थे, हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स समझ लिए, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मैंने डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मैंने बता दी। ओके, उसके बाद अब हम एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को पकड़ के पढ़ते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम ब्रीफ में आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो है माउथ। अब पहले पार्ट को लेते हैं, दूसरा पार्ट है बकल कैविटी, लेकिन मैंने माउथ और बकल कैविटी को एक साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो माउथ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब फूड को तोड़ा गया, चबाया हमने, उसको खाया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। तो माउथ का जो फंक्शन है वो मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड करता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, अच्छा, माउथ बकल कैविटी में ओपन होता है, बकल कैविटी को ही ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी कैसे बनती है, हमारे चिक्स से और टंग से, ऊपर में पैलेट है, ये सारी चीज़ें चारों तरफ से कवर करके अंदर एक कैविटी बनाती हैं, उसी को ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो माउथ भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक टंग, दूसरा पैलेट, तीसरा टीथ। तो जो माउथ का पहला पार्ट है टंग, तो टंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आप जो खाना खाते हो उसमें कैसा स्वाद आ रहा है, किस तरीके का टेस्ट है, वो हमारे टंग की वजह से पता चलता है। अच्छा, टंग का क्या फंक्शन होता है, हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड। हमने जिस खाने को खाया, मुंह में हमारे टीथ, माउथ में, उसका क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन होता है, उसी में जो है खाने को मिक्स करती है टंग, हमारी फूड को अच्छे से मिक्स कर देती है। ठीक है, दूसरा पार्ट है जो माउथ का, उसको पैलेट बोलते हैं। अच्छा, आप जब अपना अपना मुंह खोलोगे और उंगली अपने मुंह में डालोगे तो ऊपर में आप टच करोगे, आपने देखा भी होगा इस चीज़ को कि ऊपर में कुछ हार्ड हार्ड चीज़ें रहती हैं, और इसी को पैलेट बोलते हैं। पैलेट क्या बोलता है, छत बनाती है मुंह की, मतलब पैलेट फॉर्म्स रूफ ऑफ माउथ, पैलेट फॉर्म्स रूफ ऑफ माउथ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो सामने है एंटीरियर अगर कहीं पे यूज हो रहा है, पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब सामने वाला, आगे वाला, वो हार्ड होता है। आप उंगली डालकर चेक करिए, नहीं अभी नहीं, आप हाथ साफ रखिएगा तब चेक करिएगा कि जब आप उंगली से टच करते हैं ऊपर, तो जो पहला पार्ट होता है वो हार्ड होता है, और लास्ट में जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, पोस्टीरियर साइड में जाएंगे तो वहाँ पर सॉफ्ट होता है। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है पैलेट का वो हार्ड पैलेट होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है सॉफ्ट पैलेट होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर में कंफ्यूज नहीं होता है, आगे की बात की जाए तो एंटीरियर बोलते हैं, पीछे की बात की जाए तो पोस्टीरियर बोलते हैं। जैसे ये पैलेट लिखा हुआ है मैंने, मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, अगर इस पैलेट का पूछा जाए एंटीरियर पार्ट क्या है, तो ये पी बोल देंगे, इसका एंटीरियर है, ई बोल देंगे, इसका पोस्टीरियर है। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है। माउथ का जो अगला पार्ट है वो है टीथ। टीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। टीथ क्या करता है, खाने को हम चबाते हैं, तोड़ते हैं, इसी को फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, या मैस्टिकेशन ऑफ फूड बोलते हैं। टीथ किस चीज़ में हेल्प करता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। ओके, तो टीथ अपने मुंह में जो है 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसा कि मैंने बोला, टीथ 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अच्छा, जब जो बच्चा होता है, जब छोटा कोई बच्चा होता है जिसके दांत निकल आते हैं, उसमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। ध्यान देना, प्रीमोलर्स
चाइल्ड्स में अब्सेंट होते हैं, इसी को विजडम टूथ बोलते हैं। अच्छा, आप कितने दांत होते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, डेंटल फार्मूला दिया। तो डेंटल फार्मूले की मदद से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कितने दांत होते हैं, डेंटल फार्मूला अगर जान लिया जाए तो सबके दांतों की संख्या बता सकते हैं, या किस पैटर्न में वो दांत है ये चीज़ बता सकते हैं। अच्छा, अपने में 4 तरीके के टीथ होते हैं मैंने बोला, तो जिनमें एक से ज़्यादा तरीके के टीथ, एक से ज़्यादा टाइप के टीथ पाए जाते हैं, उनको हेट्रोडोंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का डेंटिशन होता है कोई पूछ ले तो हेट्रोडोंट होता है। एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो अपने टीथ हैं आप देखोगे मसूड़ों में धंसे हुए हैं, तो टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट्स, जो मसूड़े सॉकेट्स का काम करते हैं अपने माउथ में, तो जो टीथ एम्बेडेड हो सॉकेट्स में उनको थीकोडोंट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो डेंटल फार्मूले पे चलते हैं। देखो डेंटल फार्मूला जो है, मान लो ये जो टीथ होते हैं हमारे जॉ बोन में एम्बेडेड होते हैं, तो ये जॉ है, ठीक है, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। तो जब हम डेंटल फार्मूला लिखते हैं तो हम पूरे को नहीं लिखते हैं, हम इस जॉ को आधे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक साइड के मतलब जो लेफ़्ट साइड में देखेंगे अपर जॉ और लोअर जॉ का हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। जैसे इंसिजर इसमें 2 है, ये मिल्क टीथ है, बच्चों का टीथ है जिनमें प्रीमोलर्स अब्सेंट हैं, प्रीमोलर्स आए हुए नहीं है। प्रीमोलर्स कब आते हैं? जब कोई एडल्ट हो जाता है। बोलते हैं ना कि उसके बुद्धि के दांत निकल रहे हैं, तो आदमी एडल्ट होता है तो उसके दांत निकलते हैं, तो इसी को विजडम टूथ बोलते हैं। विजडम टूथ हो या ना हो, मतलब कि बुद्धि के दांत हो या ना हो, लेकिन बुद्धि होना ज़रूरी है। तो जब चाइल्ड वाले फार्मूले पर चलते हैं तो इसका फार्मूला होता है 2102/2102, मतलब कि इंसिजर 2 है, कैनाइन 1 है, इस पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में जो ये इतना पोर्शन है, इंसिजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर्स अब्सेंट है और मोलर्स 2 है इस अपर वाले पोर्शन में। अब इसके नीचे जो मैंने डिवाइड करा हुआ है, इसके लिए मैंने करा हुआ है इस वाले पोर्शन के लिए कि यहाँ पे इंसिजर भी 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर्स अब्सेंट है एंड मोलर्स 2 हैं। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5, मतलब कि ऊपर में इतने पोर्शन में 5 दांत हैं, इतनी पोर्शन में 5 दांत हैं चाइल्ड के। मतलब कितने दांत हो गए? ये डायग्राम आपको बस दिखाने के लिए है, इसमें दांतों का नंबर डिफरेंट हो सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चाइल्ड में 5 दांत ऊपर, 5 दांत नीचे, मतलब 10 दांत हैं। अगर पूछा जाए पूरे, अगर आप आधे पोर्शन का निकाल लिए तो पूरे का भी निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मतलब कि 20 टीथ्स होते हैं, ठीक है, चाइल्ड में। डेंटल फार्मूला याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। एनटीएससी वगैरह में जो एग्ज़ाम होते हैं, ओलंपियाड वगैरह जो होता है, उन सब में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं। तो मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड, एनटीएससी, ओलंपियाड, आप कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो। अब अगर परमानेंट टीथ पे चलते हैं, कि जैसे कि आप लोगों के भी आ चुके होंगे प्रीमोलर्स, मेरे तो आ चुके हैं बुद्धि वाले दांत, मेरी बुद्धि भी आ गई है। तो अगर देखा जाए तो इसमें इंसिजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर्स 2 होते हैं एंड मोलर्स 3 होते हैं। क्या? इंसिजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर्स 2 एंड मोलर्स 3। ये एक पोर्शन के हाफ में, इतने वाले पोर्शन में जो मैंने ये डिवाइड किया है, इतने वाले पोर्शन के ये नंबर है। अगर डिवाइड करेंगे तो उसके नीचे वाले का नंबर निकल जाएगा। अगर आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 2 4 4 3 7 7 1 8, 8 ऊपर है 8 नीचे, मतलब 16 टीथ्स आ रहे हैं। लेकिन अगर पूरे टीथ कितने हैं, पूरे टीथ का नंबर पूछा जाए तो 32 टीथ्स आ जाएंगे, 16 × 2। ओके, डेंटल फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब माउथ की और टीथ की बात चली रही थी, तो माउथ में अपनी कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, लगे हाथ उनका भी यहीं पे डिस्कशन कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं डाइजेशन में। अगर ये ग्लैंड्स ना हो तो हमारा डाइजेशन जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फूड के डाइजेशन में। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आपके सामने आपका फेवरेट फूड रख दिया जाए, या आपको जो खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, अगर वो सामने आ जाए तो अपने आप मुंह में पानी आ जाता है। ये पानी क्यों आता है? ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे मुंह में, इनका सिक्रीशन होने लगता है। जब हम किसी फूड को देखते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि चलो अब खाना खाना है, तो हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो कुछ सिक्रीशन स्टार्ट कर देती हैं। वो वाटरी सिक्रीशन जो होता है उसी को सलाइवा बोलते हैं। देखो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं अपने ह्यूमंस में 3 पेयर्स में होती हैं। उनके नंबर्स तो नहीं मैंने, या उनके नाम्स तो मैंने नहीं बताए हैं क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपके एग्जाम में आपके एनसीईआरटी में इतना दिया भी हुआ भी नहीं है, और
मुश्किल है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, तो टाइम बचाते हुए मैंने बताया नहीं है। तो सेलेब्री ग्लैंड्स जो होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ सेलेब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, और ये क्या करती हैं, सीक्रेट सलाइवा। अच्छा, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा का क्या कंटेंट होता है, मतलब सलाइवा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सलाइवा में वाटर होता है, म्यूकस होता है, साल्ट्स होते हैं, और सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम होता है, और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ठीक है। अब सलाइवा जो होता है स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। अच्छा, स्लाइटली एसिडिक मतलब स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। आपने एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, या अभी नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। अगर पीएच के बारे में आपको पता होगा तो 1 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं, और बीच में 7 होता है। जिस भी सोल्यूशन का या जिस भी सब्सटेंस का पीएच 7 हो उसे न्यूट्रल बोलते हैं। 7 से ज़्यादा हो तो वो बेसिक होता है, और 7 से कम हो तो एसिडिक होता है। अगर मान लो किसी का पीएच 6 है, 5 है, तो ये लोग थोड़े से एसिडिक होंगे, थोड़े से एसिडिक होंगे। अगर इनको स्लाइटली एसिडिक बोला जा सकता है। अगर किसी का पीएच 1, 2, 3 ऐसे होता है तो बहुत ही ज़्यादा ये लोग एसिडिक हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हैं। ओके, तो सलाइवा के फंक्शन पे आ जाते हैं। सलाइवा के फंक्शन में देखो, सबसे पहले तो सेलेब्री एमाइलेज का जो एंजाइम है, मेन चीज़ यही है सलाइवा में, तो इसको पकड़ते हैं सबसे पहले। सेलेब्री एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं। अब जो हम लोग रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक तरीके की शुगर होती है, छोटी छोटी शुगर्स मिल के स्टार्च बनाती हैं। ठीक है, तो जब जो अपना ये सेलेब्री एमाइलेज है, ये क्या करता है, स्टार्च के डाइजेशन को अपने मुंह में करवाता है, मतलब स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है। लगभग 30% स्टार्च जो हम लोग खाते हैं, 30% स्टार्च जो है मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि 30% स्टार्च का डाइजेशन जो है हमारे माउथ में ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखो रिएक्शन लिख के ऐसा बताई हुई है, स्टार्च एरो माल्टोज। स्टार्च क्या करता है, ये सेलेब्री एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को तोड़ के माल्टोज बना देता है। अच्छा, स्टार्च मैंने बोला था कि चैप्टर स्टार्ट होने के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही डाइजेशन बोलते हैं। तो स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ओके, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ दिया जा रहा है। हाँ, ये सिंपल है, ये सिंपल सब्सटेंस है, बट इसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। माल्टोज को ऐसे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो जो हम लोग स्टार्च खाते हैं उसके 30% को मुंह में ही सेलेब्री एमाइलेज क्या करता है, तोड़कर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सलाइवा का जो अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, सलाइवा मॉइस्चन द फूड पार्टिकल्स। इसका जो अगला फंक्शन है, सलाइवा क्या करता है, फूड को गीला कर देता है। जैसे आप रोटी खा रहे हो तो रोटी तो इतनी कड़ी कड़ी अंदर जाएगी तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, आपके जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज कर सकती है ना। तो इसलिए सलाइवा होती है, मुंह में सिक्रीट होती है, तो उसको मिक्स करके उसको मुलायम कर देती है। अच्छा, अगर फूड और सलाइवा को अगर जैसे फूड में सलाइवा मिक्स हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एक टर्म उसके लिए यूज करते हैं, बोलस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बोलस एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है। जो इसमें मैंने बोला था कि क्या क्या होते हैं, तो मैंने बताया कि सेलेब्री एमाइलेज होता है। लास्ट में मैंने बताया कि लाइसोजाइम होते हैं। तो लाइसोजाइम क्या कहते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। जैसे आपने कुछ खाना खाया, उसमें बैक्टीरिया वगैरह चले गए या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए जो आपकी बॉडी में जाकर इन्फेक्शन वगैरह कर सकते हैं, तो उनको ये ख़त्म कर देता है लाइसोजाइम, उनको किल कर देता है। ठीक है, अब अगला पार्ट जो है, अब खाना हमने खाया, और इस वाले डायग्राम पर लेकर आता हूँ मैं। हमने खाना खाया, यहाँ पे मुंह में खाने को तोड़ दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद खाने को कहाँ पास किया जा रहा है, तो इस पोर्शन को फेरिंग्स बोलते हैं। अगला पोर्शन जो है फेरिंग्स है। अब यहाँ पर खाना आ गया। ठीक है, अब फेरिंग्स में यहाँ पर मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है नेक्स्ट टू माउथ। फेरिंग्स जो है नेक्स्ट टू माउथ है, माउथ के बाद आता है ये पार्ट। ये कनेक्ट करता है माउथ को ईसोफेगस के साथ, माउथ को ईसोफेगस के साथ कनेक्ट करता है। ये ईसोफेगस है, और ये पोर्शन जो है, ये वाले, ये फेरिंग्स है। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या करता है, कनेक्ट्स माउथ विथ ईसोफेगस। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें लाइन है, तुम्हारे बुक में भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कि जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी, और जो हम रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उस एयर के लिए भी। अच्छा, ये तो
ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सांस ले रहे हैं तो फूड और एयर कैसे साथ साथ में जा रहा है। अगर हमारे फेफड़े अलग हैं और ईसोफेगस और उसके बाद नीचे के स्ट्रक्चर अलग हैं, तो ऐसे कैसे होता है कि अलग अलग दोनों चीज़ें एक साथ परफॉर्म कर लेता है फेरिंग्स। तो देखो, इसमें मैंने स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये अपना माउथ है, यहाँ से नेसल वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से सांस जब हम लेते हैं तो सांस ऐसे आ रही है। मान लो उस टाइम हम खाना नहीं खा रहे हैं तो सांस आई, ये विंड पाइप है। विंड पाइप को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस भी बोलते हैं। तो यहाँ से विंड चली गई फेफड़े में, ठीक है, इस रास्ते से होते हुए। और अगर हम उसी टाइम पे खाना खा रहे हैं, मान लो हम उस टाइम पे खाना खा रहे हैं, तो सांस तो हमको हमेशा लेने होती है। तो हम खाना खा रहे हैं तो यहाँ से फूड पार्टिकल गया हमारे मुंह में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है विंड पाइप के ऊपर होता है, इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अच्छा, ग्लॉटिस किसको मैंने बोला? विंड पाइप को बोलते हैं। तो अगर किसी टर्म में ईपी यूज कर दिया जाए तो मतलब वो उसके ऊपर के लिए बोल रहा है। तो ये एक ढक्कन होता है, समझ लो, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम सांस लेते हैं और खाना साथ में खाते हैं तो ये वाला पोर्शन, जैसे अब ये खाना आ रहा है खाना आ रहा है तो ये एपिग्लॉटिस जो है इस विंड पाइप को कवर कर देगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसको एक कवर कर देगी, ढक देगी। तो फूड पार्टिकल्स जो हैं ईसोफेगस से होते हुए फर्दर डाइजेशन के लिए स्टमक में पहुंच जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फूड पार्टिकल्स ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। मान लो कभी आप चावल खा रहे हैं तो चावल का एक आध टुकड़ा अगर इसमें विंड पाइप में चला जाता है, अगर ये बंद नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो हमें खांसी आ जाती है। बहुत बुरे तरीके से खांसी आती है, बहुत बार हो चुका होगा आप लोगों के साथ। तो इसी वजह से होता है इस फंक्शन को, इसमें से चावल इसमें ना चला जाए, कोई फूड पार्टिकल इसमें ना चला जाए। तो इसी एपिग्लॉटिस का यही फंक्शन होता है कि वो विंड पाइप को उतनी देर के लिए कवर कर देता है। और खाना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगेगा ना, तो खाना तो पास हो गया। और उतनी देर अगर सांस नहीं भी गई हमारे अंदर तो कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। फेरिंग्स क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, फेरिंग्स के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ओएसोफेगस। अब खाना मुंह से ओरल कैविटी में गया, वहाँ पे मैस्टिकेशन हुआ, फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन हुआ फूड का, और स्टार्च को तोड़ दिया गया माल्टोज में, ठीक है। अब वो फूड जो होता है फेरिंग्स के रास्ते से होता हुआ हमारे ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस मैंने बोला कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने डायग्राम में भी दिखाया था आपको। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब फूड पास, अब ईसोफेगस में खाना पहुंचने के बाद जो है पेरिस्टालसिस से या फर्दर नीचे की साइड मूव किया जाता है खाना, ठीक है। पेरिस्टालसिस क्या होता है? देखो, पेरिस्टालसिस समझाता हूँ मैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईसोफेगियल वॉल दैट पुशेस द फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक। मान लो ये अपना ईसोफेगस है, ठीक है। अब फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया, फूड पार्टिकल तो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो ये फर्दर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में कैसे जाएगा? तो इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिदमिक मतलब कि एक टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद, मतलब रिदम बोलते हैं ना, रिदम बन जाना, रिदम सुना होगा आपने। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होता है, इसकी जो वाल है, यहाँ पर जो खाना यहाँ पे थोड़ा सा अंदर में गया, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको पुश कर देती है खाने को, खाना थोड़ा और नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे पुश कर देगी, खाना थोड़ा और नीचे चला जाएगा। इस तरीके से जो है पेरिस्टालसिस से खाना जो है अपना स्टमक में पहुँच जाता है। ईसोफेगस के बाद फिर खाना जो है अपना स्टमक में पहुंच गया है। तो अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक अपना है स्टमक। तो गाइज़, इस वाले वीडियो के पार्ट में मैंने ईसोफेगस तक ही पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं आगे के पार्ट जो इसमें ऐड कर रहा था तो लगभग वीडियो मेरा 1 घंटे का बन जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, फिर आप भी पढ़ने में बोर हो जाते। इस वजह से मैंने ईसोफेगस तक ही पढ़ाया है। स्टमक के आगे जो मैं पोर्शन पढ़ाऊँगा वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, तो उसमें मैंने स्टमक से आगे की जितने भी डिटेल्स हैं लास्ट में आप तक, जहाँ तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, उस वाले पार्ट में होगा। तो इस वाले पार्ट में आप ईसोफेगस तक पढ़िए, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप अगला वीडियो देखिए।